हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो टोटल हमारा पेपर नंबर 3 है वो 100 मार्क्स का आता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, देन आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, देन आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो 40 मार्क्स का आता है, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की आती है, एंड जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा अगेन 40 मार्क्स का ही आता है। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिकली जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ से बहुत डर लगता है। हवा बना के रखते हैं बच्चे तो, इतना डरते हैं कि मैथ सब्जेक्ट ना पढ़ने के लिए वो सीए में एंटर ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो सीए में मैथ्स आ गई है। बच्चों इतना मत डरिए। देखो आप +1 +2 में अकाउंट्स भी तो करते हैं, वो भी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना? तो ये भी तो प्रैक्टिकल ही है, बस थोड़े से इसमें एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे जो होते हैं उन्होंने +1 +2 में जो मैथ्स होता है वो एडिशनल लिया होता है, एडिशनल सब्जेक्ट में लिया होता है ना? तो उन बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इन टच होते हैं मैथ्स से। ठीक है, लेकिन जिन्होंने 10th तक पढ़ी होती है उन्होंने अब जो पढ़ना है थोड़ा सा उनको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो घबराइए मत। आपको अगर बेसिक्स पता चल जाएंगे ना तो उसके बाद आपको जो मैथ्स है वो इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो हर सब्जेक्ट के अपने अपने फीचर्स होते हैं। जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हो उसके अलग फीचर्स है, जैसे आप इसको पढ़ोगे मैथ्स को करते हो, इसमें अलग प्रॉपर्टीज होती है, इनमें फॉर्मूलेज होती है ना? तो अगर आपको इनके फॉर्मूलेज का पता होगा, इनकी प्रॉपर्टीज का पता होगा, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेन होता है बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर हो गए तब आपको क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए कभी भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ऐसे मत समझिए कि हमने सिर्फ, जैसे हमारा एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर आप मान लीजिए, हमने एक चैप्टर स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में आ सको। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स ही नहीं पता होगे तब आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। अब जैसे मैं हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कराती हूँ, चैप्टर को पकड़ते जैसे हम कोई भी, तो मैं उसको सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि एक्चुअल में वो चैप्टर में है क्या। ठीक है, उस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, देन उसके बाद उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके बाद क्या फॉर्मूलेज है। उस फॉर्मूलेज को हम, उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके साथ साथ मैं उसको एक एग्जांपल देती रहती हूँ, ताकि बच्चों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमने इस क्वेश्चंस में हमने ऐसे फॉर्मूलेज यूज करने हैं, क्योंकि मैम ने समझाया था कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमने उसको ऐसे फॉर्मूलेज यूज करनी होती है। अगर हम साइड बाय साइड आपको फॉर्मूलेज के साथ हम उसको एग्जाम्पल्स देते रहेंगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, क्रिस्टल एंड क्लियर बिल्कुल समझ आता रहेगा। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि बच्चों ये आपके 7 फॉर्मूलेज हैं, आपको उसको याद करके आओ, तो आप बिल्कुल नहीं याद कर सकते, क्योंकि फॉर्मूलेज हम ऐसे याद कर ही नहीं सकते जब तक हम उसको अपने क्वेश्चंस में या हम ऐसे प्रैक्टिस करके हम उसको सॉल्व ना करके देख सके। ठीक है बच्चों, इसलिए सबसे पहले उनका चीज होता है कि बेसिक्स क्लियर होने। जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे अपने क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हम, जैसे हम बिजनेस मैथमेटिक्स आज हम करेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स के टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, सेकंड हमारा आता है हमारा चैप्टर इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। थर्ड आता है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज। फोर्थ आता है हमारा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिफ्थ चैप्टर हमारा आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सिक्स चैप्टर आता है हमारा एपी एंड जीपी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेवन चैप्टर हमारा आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड लास्ट हमारा 8 चैप्टर आता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। ये टोटल हमारे 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर की डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक को हम इंपॉर्टेंस दे दे या एक को इग्नोर मार दे, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी यहाँ पे सब एक चैप्टर को भी हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट के बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा है कि हम किसी भी एक चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी ही हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच होता है। तो हम एक 1 मार्क के लिए हम क्यों एक चैप्टर को स्किप कर दें? ठीक है ना, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारे चैप्टर सबको आने ही चाहिए। क्लियर है? आज हम करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेंस एंड लॉगरिथम। इसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, इसका नाम है रेशियो, कि रेशियो क्या होती है। ठीक है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, देन आगे उसमें थोड़े क्वेश्चंस करेंगे।
क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो। तो रेशियो एक्चुअल में होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं कि रेशियो होता क्या है, तो होता है A:B। अब आप पूछोगे कि मैम A:B मतलब ये क्या रेशियो हुई? तो बच्चों मैं अगर आपको बोलूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको 100:150, 100:150 को अगर हम करें रेशियो, 100:150, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि A:B की फॉर्म है ये। ठीक है, हम A:B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 100/150, 0 से 0 कट गई, 5 to the 10, 5 3 is 15। तो A/B इज इक्वल टू 2/3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। क्लियर है बच्चों? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारी रेशियो है। एक्चुअल में ये हमारी चीज क्या है, रेशियो है। ठीक है, अब इसको हम मेन डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं। हम इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एक रेशियो जो है वो कंपैरिजन है। रेशियो जो है वो कंपैरिजन है टू और मोर क्वांटिटीज का, लेकिन सेम काइंड की। अगर हम एक चीज को अगर हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो हमें दूसरी चीज भी किलोग्राम में ही होनी चाहिए। ये नहीं कर सकते कि अगर हमारी एक चीज किलोग्राम में है और दूसरी चीज हमारी ग्राम में है, तो ऐसे हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें पहले दोनों के जो क्वांटिटीज है, जो भी हमारी उनकी क्वांटिटीज है, वो हमारी बिल्कुल सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब दोनों, अगर वो सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, वो किलोग्राम में तो दूसरी भी चीज हमारी जो है वो किलोग्राम में होनी चाहिए। तभी इन दोनों रेशियोज का कंपैरिजन हो सकता है। क्लियर है बच्चों? ये थी हमारी इनकी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन द रेशियो, A:B and A and B are called the terms of the ratio। ठीक है, A and B जो है वो टर्म्स कहलाती है किसकी, रेशियो की। Here A is called the first term, A is called the first term। A को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं हम, एंटीसीडेंट। एंड B को हम कहते हैं सेकंड टर्म और उसको क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, A को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, एंटीसीडेंट भी कहते हैं, एंड B को हम सेकंड टर्म भी कहते हैं और उसको हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट हमने करी इसकी डेफिनेशन कि दोनों का कंपैरिजन इसलिए हो सकता है जब दोनों की क्वांटिटीज है वो सेम काइंड में हो सके। क्लियर है? देन उसकी टू टर्म्स होती हैं, A:B। ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंड देन बी होती है हमारी सेकंड टर्म, जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है बच्चों? देन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। If A is equal to B, then the ratio A is to B is called the equal ratio। सिंपल है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि अगर A is to B है, A is to B is equal to 1:1, ये दोनों फॉर्म में होगी तो मतलब 1:1 रेशियो में होगी, मतलब क्या वो होगी, इक्वालिटी। A is to B is called equal when दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल होगी, तब वो क्या कहलाएगी, इक्वालिटी रेशियो। ठीक है, इक्वल रेशियो। देन होता है इफ A is greater than B, then the ratio A is to B is called the greater inequality। ठीक है, अगर A बड़ा होगा B से तब क्या कहलाएगा वो, ग्रेटर इनइक्वालिटी। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल 4:3, तो 4 बड़ा है मतलब A इज ग्रेटर देन B, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है इफ स्मॉलर देन B, इसी को सेम ले लेते हैं, 3 स्मॉलर देन B, तो हम क्या कहेंगे इसको, लेसर इनइक्वालिटी। क्लियर है बच्चों? पहले हमने करी मेन उसकी डेफिनेशन, देन हमने उसको करा कि जो उनकी टर्म्स है उसको क्या कहलाते हैं, देन हमने करा इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियो। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो से आपको पता लग ही गया होगा कि जो भी हमें रेशियो दे रखे हो तो उसको हमें रेसिप्रोकल करना होता है, उसका इनवर्स करना होता है। कैसे? अब इनवर्स रेशियो ऑफ, जैसे हमें देखा हो A/B, हम उसको अगर हमने इनवर्स रेशियो करना हो तो हम क्या करेंगे, B/A। क्या करेंगे उसको हम, B/A। ठीक है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल में दे रखा हो 3/5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/3।
3, ये क्या कहलाएगा हमारा इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होती है हमारी, एक्चुअल में वो होती है मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि a अपॉन बी दे रखा हुआ है, c अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, इन तीनों को जो ऊपर न्यूमरेटर है उन तीनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर है उन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या कहलाता है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 5 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे आपको चीज दे रखी है, तब हम क्या कर सकते हैं 5 3 जा 15, देन 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा कंपाउंड रेशियो जिसमें हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन करनी है और नीचे डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। जैसे हमें बोला इफ टू इक्वल रेशियो आर कंपाउंडेड टुगेदर then the resulting ratio is called the duplicate ratio. A is to B and A is to B is A square is to B square. जैसे कि हमें दे रखा हो find the duplicate ratio of 2:3। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो हमने क्या करना है 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो क्या बना 4 अपॉन 9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, हमने उसका स्क्वायर करना है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। If 3 equal ratios are multiplied together, then the resulting ratio is called the triplicate ratio. इसमें हमने क्या करना है, उसका क्यूब करना होता है। सेम वही सिचुएशन लेते हैं जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि find the triplicate ratio of 2:3। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, अब हमने क्या करना है 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। 2 2 4 2 8, फिर 9 9 3 27। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, डुप्लीकेट में क्या था, हमने उसको स्क्वायर करना था। ट्रिप्लीकेट में क्या है, हमने उसका क्यूब करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपनी सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड 3 अंडर रूट ए इज टू 3 अंडर रूट बी इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। जैसे हमारा डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट था, हमने उसको डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था एंड ट्रिप्लीकेट में हमने उसको क्यूब किया था। सेम इस सिचुएशन में हम सब ट्रिप्लीकेट आएंगे। जैसे मैं वही सेम एग्जांपल लेती हूँ आपके। डुप्लीकेट में हमने क्या लिया था 2 का स्क्वायर किया था, अब हम 2 के स्क्वायर को ही हम करेंगे 4 अपॉन 9। ये यहाँ पे इसका जैसे हमारे यहाँ पे ना a अपॉन बी ऐसे। क्लियर है? अंडर रूट में तो ये हमने इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या निकलेगा 2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है सब डुप्लीकेट का। क्लियर है? अब देखो सब ट्रिप्लीकेट का a अपॉन बी, बट इसमें आगे आ जाएगा 3, तो सेम सिचुएशन लेंगे 16 अपॉन 27। ठीक है, तो 2 2 4 सॉरी 8 आ जाएगा ना, 2 2 4 4 2 8, तो ये 2 का क्यूब है और ये 9 9 27, तो ये 3 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा हमारा सब ट्रिप्लीकेट सिचुएशन होगी हमारी। क्लियर है? डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट में हमने क्यूब करना है,
सब डुप्लीकेट में हमने क्या करना है, उसको जो हमें स्क्वायर्स दे रखे होते हैं, हमने अंडर रूट हटा के हमने उसका स्क्वायर का, उसको सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट हटा के हमें उसका मेन वैल्यू लानी होती है। और सब ट्रिप्लीकेट में हमें उसके अंडर रूट हटा के उसका जो उसके जैसे यहाँ पे बोला था मैंने कि 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, वो किसका क्यूब है, हमारा 2 का क्यूब है, तो हमने उसका अंडर रूट हटा के ये 3 हमने यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, तो 3 का वो जो अंडर रूट है ये हमने हटा के उसको हमने मेन वैल्यू लानी होती है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो में क्या होता है, द कॉन्टिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू और मोर रेशियोज एंड इज डोनेटेड बाय ए इज टू बी इज टू सी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी हमें सिचुएशंस दे रखी होती हैं इसमें, ठीक है। अब 2:3 हमें ए इज टू बी दे रखा हुआ है, देखिए एक हमें दे रखी हुई है 2:3 एंड दोबारा से बी इज टू सी दे रखी है हमें 4:10। अब देखिए इसमें क्या है, जो बी है वो कॉमन वैल्यू नहीं है, कॉमन वैल्यू जो है वो नहीं है, तो हमने क्या करना होता है इसमें 2:3 हमारी यहाँ पर आ गई एंड 4:10 हमारी ये सिचुएशन आ गई। क्लियर है बच्चों? इसमें हमने क्या करना होता है, इस ये वाला नेबर जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 13 सॉरी 3 10 30 मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, 4 3 12 2 4 8, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? जो बी का जो वैल्यू है वो नेबर में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ की वैल्यू बस वही नंबर सेम हमने उसको नेबर में शिफ्ट करने होते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, जो हमारा बी में हमें जो वैल्यू दे रखे होते हैं हमने सी में उसको वही वैल्यू हम उसको वहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे बी में 4 वैल्यू थी, हमने उसको दोबारा से ए में हमने उसको नेबर में वही वैल्यू उसको हमने पुट कर दी है। क्लियर है? ये हम इसको ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये थे हमारे सारे मेन डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो। कितनी थी हमारी रेशियो, डिफरेंट काइंड कितने थे हमारे, 6 थे। समरी थोड़ी मैं आपको समझा देती हूँ हमने क्या क्या किया इसमें। रेशियो में हमारे एक्चुअल में क्या था कि हम 2 और मोर क्वांटिटीज को हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद द सेम काइंड, ठीक है। देन उसके बाद हमने बोला था कि ए इज टू बी हमारी 2 टर्म्स होती हैं। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म जिसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंड बी होती है हमारी सेकेंड टर्म जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है बच्चों? देन उसके बाद हमने करा था इसके इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी कब होती है, जब ए इज टू बी इक्वल होते हैं, जैसे ए अगर 1 है तो बी हमारा 1 होगा, मतलब दोनों की हमारी इक्वल इक्वल हमारी रेशियोज होनी चाहिए, तो इक्वल कहलाएगी, ठीक है। देन हमने किया था कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में 2 होते हैं, एक ग्रेटर होता है एक स्मॉलर होता है। ग्रेटर कब होगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तब ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी। एंड देन जब अगर स्मॉलर इनइक्वालिटी कब हो सकती है, कि जब ए इज स्मॉलर देन बी होगा, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि ग्रेटर कब होगा, अगर 4 इज ग्रेटर देन 3 तो हमारी क्या होगी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर स्मॉलर इनइक्वालिटी है तो उसका रिवर्स कर दो कि 3 को हम मानते हैं ए एंड 4 को मानते हैं हम बी, तो 3 इज लेसर देन 4, हम कहते हैं इसको स्मॉलर इनइक्वालिटी। क्लियर है बच्चों? देन हमने किए थे इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज। इसमें हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट रेशियो किया था, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो, हमने फर्स्ट रेशियो किया था, जो हमने किया था वो किया था हमने इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होती है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। हमें कोई भी रेशियो दे रखी होती है ए इज टू बी की, तो हमने क्या करना होता है, ए अपॉन बी हमारे को एक रेशियो दे रखी हुई है, हमने उसको क्या करना है, बी अपॉन ए करना होता है, मतलब रिवर्स करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। कोई भी मैं वैल्यू दे रखी थी, जैसे ने बोला था 3/5, तो उसको हमने अगर इनवर्स करना हो तो हम क्या कहेंगे उसको 5/3, ये हमने क्या कर दिया उसकी इनवर्स कर दिया, ठीक है। सेकंड हमारी थी कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन करना, जैसे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। ऊपर जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई करके वो न्यूमरेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लिकेशन करके उनका डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो वो अलग एक रेशियो बन जाएगी, उसको हम कहते हैं कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। देखो इनवर्स रेशियो हमारी क्या थी, हम यहाँ पे थोड़ी सी लिख देते हैं कि समरी है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट था इसमें इनवर्स रेशियो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, रेसिप्रोकल,
ठीक है। देन सेकंड हमने किया था कंपाउंडेड रेशियो, इसमें हमने क्या की थी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स, ठीक है। देन थर्ड हमारा आता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, इसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर ऑफ द रेशियो, स्क्वायर किया था, स्क्वायर ऑफ द रेशियो। नंबर फोर्थ हमारा था ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसमें हमने क्या किया था, क्यूब ऑफ द रेशियो, क्यूब ऑफ द रेशियो, कोई भी हमारी टर्म दे रखा, जैसे हमने टू का निकालना था, तो हमने क्या किया, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, देन हमने कहा था 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा 27, ठीक है। देन हमने क्या था फिफ्थ में, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सब डुप्लीकेट में क्या था, अंडर रूट ऑफ द रेशियो, ठीक है। जैसे कि हमने ये किया तो 2 आ गया इसका आंसर, इसमें ही है, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हमारा सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट इसका था अंडर रूट, ठीक है, 27, तो कितना आ जाएगा इसका 3 आंसर, ठीक है। ये थे हमारे, अब लास्ट बचा है कॉन्टिन्यूड रेशियो, इसमें हमने क्या किया था कि ए अपॉन ए इज टू बी एंड बी इज टू सी, तो हम क्या लाए थे, ए इज टू बी इज टू सी, क्लियर है। जिसमें हमें पता था कि जो बी की थी जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी, ए जो दोनों बी की वैल्यूज थी वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट थी, तो हमने उसको कैसे, हमने ए करके हम उसका एक फॉर्म लाए हैं, ए इज टू बी इज टू सी की रेशियो में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक थे हमारे मेन चैप्टर का डेफिनेशन, देन उसका टाइप्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम थोड़ा क्वेश्चन करके दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनवर्स रेशियो द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज, अब देखिए इनवर्स रेशियो हमें ऐसे दे रखा हुआ है 11/15, ठीक है। इसकी इनवर्स रेशियो हमने बनानी है, रेसिप्रोकल रेशियो बनानी है, तो क्या हो जाएगा 15/11, इसका आंसर आ गया, है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाँ जी, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ टू quantities is 3:4, 3:4 if the antecedent is 15, the consequent is हमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये तभी पता लगेगा अगर हमने बेसिक्स चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। अब 3:4 है, मतलब 3/4, ये क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारी क्या कहलाती है, एंटीसीडेंट, ठीक है, और सेकंड टर्म हमारी क्या कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एंटीसीडेंट इज 15, अगर एंटीसीडेंट जो 15 है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है, एंटीसीडेंट 15 कैसे आया, 3 को हम क्या करेंगे जिससे 15 आ जाएगा, 3 5 15 होता है, तो नीचे भी हमने 5 से ही इंटू करना है, तो 4 5 से कितना होगा 20, तो कॉन्सिक्वेंट क्या आया हमारा 20 आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, डुप्लीकेट रेशियो, दी डुप्लीकेट रेशियो ऑफ
3:4, 3:4, ठीक है। अब इसका हमने डुप्लीकेट रेशियो करना है, मतलब हमें स्क्वायर करना है, a अपॉन v का हमने स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये इसका आंसर है। डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है सिर्फ 3:4 की, तो क्या निकाला हमने 4/16, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, मतलब a का क्यूब अपॉन b का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 8/27, ये हमारा आंसर है। ये आते हैं हमारे 1 मार्क्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम करते हैं। देखिए, द रेशियो कंपाउंडेड of 4:9 and the duplicate ratio of of 3:4 is, ये क्वेश्चन में पूछ रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना। ये हो गया हमारा 4/9। अब उन्होंने पूछा है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट रेशियो मतलब हम 3:4 को पहले हमने डुप्लीकेट करना है, मतलब उसका स्क्वायर करना है। तो 3 3 से कितना हो गया 9, 4 4 से कितना हो गया 16। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 9 जा 36, 16 9 जा इज 144, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर।